हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम अर्थव्यवस्था खंड की चर्चा कर रहे हैं और फरवरी माह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको शामिल करेंगे। तो आपको पता है कि फरवरी माह में कौन कौन से जरूरी करंट अफेयर्स थे अर्थव्यवस्था खंड से। इसमें पहला है बजट और दूसरा है आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन हम इन्हें इन्हीं के क्रम में करेंगे। जैसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया, फिर बजट आया। तो आज के कार्यक्रम को आप बजट स्पेशल समझ सकते हैं। कई सारे फैक्ट होंगे, कई सारा डेटा होगा, आप उसे चाहें तो एक जगह पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न बनेगा तो उस योजना से संबंधित बन सकता है या फिर बजट में जो घोषणाएं हैं उसको लेकर के कोई लाइन लिखी जा सकती है। हालांकि मैं उसमें स्टार मार्क कर दूंगा, आप समझ पाएंगे कि ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि है तो सभी चीज़ें जरूरी, क्योंकि हमने उतना ही शामिल किया है जितना आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023, आपको ये बात पता है कि जो बजट है वो आता है अगले वर्ष के लिए, ठीक है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बीते वर्ष के लिए होता है। तो ये वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में लाया गया है, ये 22-23 के लिए था, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। तो 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था। अब जो बजट आएगा या जो बजट आया था वो आया था 2023 और 24 के लिए, तो इस बात को याद रखना है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी है। इसमें कहा गया है कि बीते वर्ष और आने वाले वर्षों में भारत के विकास, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी आदि के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उसको शामिल करते हैं। तो महामारी के बाद से भारत की आर्थिक रिकवरी पूरी हो गई है, पहला जरूरी पॉइंट ये, क्योंकि इसके पहले महामारी के दौर में हमने देखा कि जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनमें ठीक ठाक गिरावट आई थी। अभी आंकड़े आपको दिखा देंगे। तो पूर्व महामारी के दौर की रफ्तार से बढ़ने की ओर भारत की अर्थव्यवस्था अग्रसर है, यानी इसके पहले हम जिस गति से भाग रहे थे अब वापस से उसी गति को पकड़ने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के 6 से 6.8% की सीमा तक या इस सीमा में बढ़ने की उम्मीद लगाई गई है। जो विकास दर है उसका अनुमान है वित्तीय वर्ष 2021-22 की 8.7% और 22-23 की 7% की तुलना में कम रहेगा। यानी अभी के लिए जो हमने 6 से 6.8 का अनुमान लगाया है वो बीते 2 सालों में अगर हम देखेंगे तो उससे कम ही अनुमान है। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की बैलेंस शीट के मजबूत होने के साथ साथ भारत में पूंजीगत निवेश बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा यह सर्वेक्षण बताता है। इसके अलावा इसमें चिंता है चालू खाते घाटे को लेकर के, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के, कि यहाँ पर हमें समस्या हो सकती है। वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारत का सीएडी बढ़ सकता है, ये एक रीजन है। अब अर्थव्यवस्था पर एक समरी इन्होंने दी है, तो इस समरी को हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। इसमें से जरूरी जो तथ्य है जो आपको जानने हैं उस पर बात कर लें। पहला, राजकोषीय घाटा जो कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिया गया है। इसको समझना है आपको कि कितना कितना रहा है 2019-20, 2020-21, 21-22 और 22-23। जहां पर स्टार मार्क है उसका मतलब है कि वो अनंतिम अनुमान है, और जहां पर 2 स्टार लगे हुए हैं उसका मतलब पहला अग्रिम अनुमान है, और जहां पर हैश लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो अनुमानित है। अब चूंकि यहाँ पर 2 स्टार हैं तो 2022-23 के लिए 6.4% रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा। उसके पहले अगर आप देखेंगे 21-22 में तो 6.7, और उसके पहले 2020-21 में राजकोषीय घाटा कहीं ज्यादा था, 9.2%। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि बीते 4 वर्षों में सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है तो 2020-21 में। मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति अलग अलग स्तर पर दिखाई देती है, जहां पर थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति में आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। एक लंबा जंप 2021-22 के दौरान आया था ये इस तरह से, और 13 तक गया था, और अब ये आ गया है 11.5। इसी तरह जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, और ये अब 6.8 2022-23 में रहा है। सेवाओं की अगर हम बात करें तो मूलभूत कीमतों पर जो वृद्धि हुई है, सकल मूल्य वृद्धि, उसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें डिप कब आया। इसमें जरूरी बात यह समझना है कि अगर हम पिछले 4 साल में देखें, 19-20 से लगा करके 2022-23 तक देखें, तो ये सवाल बन सकता है कि कब इसमें गिरावट आई थी, यानी कब यह नकारात्मक रहा। तो 2020-21 में ये नकारात्मक रहा -7.8%, और 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो इसमें वृद्धि है 9.1% की। इसी तरह अगर औद्योगिक वृद्धि दर को देखें तो इसमें आपको 2020-21 और 18-19 में
2 वर्षों के दौरान डिप दिखाई देता है। जब ये नकारात्मक रही 2020-21 में 3.3% और 2018-19 में 1.4 माइनस में, 2022-23 में 4.1% की वृद्धि रही। जीडीपी की वृद्धि दर देखें अगर स्थिर मूल्यों पे प्रतिशत के हिसाब से, तो 2023-24 के हिसाब से अनुमान आपसे हमने डिस्कस किया 6 से 6.8%। जीडीपी में गिरावट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि 2020-21 के समय में माइनस 6.6% की गिरावट आई थी। उसके अलावा आपको दिख रहा है 19-20 में गिरावट नहीं है, 21-22 में नहीं है, लेकिन 20-21 में गिरावट थी, इसको याद रखिएगा। तो अब विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो बिलियन डॉलर में है, मार्च के अंत तक कितना हमारे पास रहा है, तो 2022-23 में 563 बिलियन डॉलर, 21-22 में कहीं ज़्यादा था 607। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि बीते 4 सालों में इसमें लगातार वृद्धि हुई है, तो हम लगातार नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए गिरावट दर्ज है। हालांकि आंकड़े अभी आने वाले समय में बदल सकते हैं, लेकिन जितने उपलब्ध है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं 2019-20, 20-21 और 21-22 में हालांकि वृद्धि लगातार दिख रही है, लेकिन फिर अगले वर्ष का हमें देखना होगा। कृषि से और संबंधित गतिविधियों की बात करें तो कृषि को लगातार अगर आप पिछले 4 सालों में देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ना ही ये नकारात्मक हुई है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां ऐसी थी जिसमें नकारात्मकता नहीं दर्ज की गई थी। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था को कब कब भारत में झटका लगा है, अगर हम देखें 1998 से 2002 के बीच में और 2014 से 2022 के बीच में। तो 1998 से 2002 के बीच का समय वो था जब हम परमाणु उपकरणों का परीक्षण कर रहे थे, तब हमने प्रतिबंधों का भी सामना किया। बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र की जो बैलेंस शीट है उसको ठीक करना था, लगातार 2 सूखे पड़े, प्रौद्योगिकी बस्ट हुआ, अमेरिकी मंदी आई, 9/11 हुआ। इस बार अगर आप देखेंगे 2014 से 22 के बीच में तो बैंकिंग, गैर वित्तीय कॉरपोरेट क्षेत्र की जो बैलेंस शीट है उसमें स्ट्रेस दिखाई देता है, यानी उसमें जो ऋण दिए गए हैं उसमें एनपीए की समस्या दिखाई देती है। इसके अलावा महामारी की वजह से जो मुद्रास्फीति है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब हुई है। और कौन कौन से संरचनात्मक सुधार किए गए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे अगर आप उस समय काल में देखेंगे तो ब्याज दरों को रेगुलेट किया गया, निजीकरण किया गया, बैंकों के लिए संपत्ति की वसूली की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का विकास किया गया, हाईवेज का निर्माण किया गया और एफआरबीएम एक्ट लाया गया। इसी तरह से अगर आप इस समय काल में देखेंगे तो अलग अलग स्तर पर जैसे जीएसटी की बात है, वित्तीय समावेशन, निजीकरण, दिवालियापन संहिता की बात है, अपराधों का विमुद्रीकरण यानी जो मोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक, इसी तरह व्यय प्रबंधन सुधार, आत्मनिर्भरता की ओर, ये बातें इसमें शामिल हैं। अब सामाजिक अवसंरचना और रोजगार पर बात करते हैं तो इसकी व्यवस्था क्या कहती है सर्वे में। पहला तो ये कि जीवन की गुणवत्ता के लिए सरकारी खर्च में इन्होंने वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से ज़्यादा पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ये एक योजना है पीएम श्री, याद रखिएगा। इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम और ट्रिपल आईटी की संख्या में वृद्धि की जाएगी, यानी ऐसे संस्थान बढ़ाए जाएंगे जो उच्चतर शिक्षा से संबंधित हैं। इसके अलावा शहरी रोजगार को महामारी के पूर्व स्तर तक पहुंचाना जो लक्ष्य था उसमें हमें प्राप्ति दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा है कि महामारी पूर्व स्तर के नज़दीक पहुंच गया है। इसके अलावा ईपीएफओ आधारित नेट पैरोल में वृद्धि हुई है और अगर 2023 के लिए देखें तो लगभग 105.4 लाख लोग नवंबर तक इसमें शामिल हुए थे। अब रेमिटेंसेस की बात आती है कि हमने कितना प्राप्त किया है, कितना किस देश ने प्राप्त किया है और सबसे ऊपर कौन है। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत आपको 2022 के दौरान 100 बिलियन यूएस डॉलर की प्राप्ति के साथ पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है। और उम्मीद ये थी कि दूसरे नंबर पर चीन दिखेगा, लेकिन चीन ना होकर के यहाँ मैक्सिको है जिसने 60 बिलियन यूएस डॉलर की प्राप्ति की थी, चीन ने 51, और फिर आगे इस तरह दिया हुआ है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ है छठा। पाकिस्तान आपको भारत का पड़ोसी जो है वो दिखेगा छठे नंबर पर, सातवां, आठवें नंबर पर है बांग्लादेश। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब एक बात कर ले बेसिक चीज़ों को लेकर कि सर्वे आता किस तरह से है, कौन जारी करता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, एक तरह का वार्षिक दस्तावेज है। इसे अक्सर, मतलब हमेशा नहीं कहेंगे, अक्सर संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, एक तरह की परंपरा है ये।
जिसको निभाया जा रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों का विभाग, उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र विभाग इसे तैयार करता है। याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार की इसमें जरूरी भूमिका होती है। तो पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की यहाँ पर समीक्षा की जाती है और आने वाले समय में कुछ जरूरी आंकड़े दिए जाते हैं जिसके हिसाब से हम विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। तो चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण इसमें दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति दी गई है। जीडीपी, मुद्रास्फीति, रोजगार और व्यापार से जुड़ा हुआ डेटा इसमें शामिल है। इसके अलावा भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था? 1950-51 में, और 1964 तक इसको केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता रहा। कब तक? 1964 तक इसको बजट के साथ ही देते रहे, उसके बाद से फिर इसे बजट से अलग कर दिया गया। तो इतना जो जानकारी है वो इम्पोर्टेंट थी। आगे बजट 2023 और 24, आगे जहां भी लिखा हो 23-24 के बजट पर हम बात कर रहे हैं, जो कि फरवरी 2023 में लाया गया था। तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ये उन चुनावों से पहले का अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट है। 2023-24 के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। तो बजट से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? संविधान का अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है, लेकिन याद रखिएगा वहां पर बजट शब्द कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। वहां पर दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत किया जाएगा। एक वर्ष का केंद्रीय बजट, इसको कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है, यानी अगले एक साल के अंतर्गत हम कितना खर्च करने वाले हैं और हमको कितना प्राप्त हुआ है। अभी अंत में हम इनको देखेंगे। 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2023 तो चलेगा 31 मार्च 2024 तक। महत्वपूर्ण बिंदु इस बार के बजट में क्या क्या है? पहला, राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, कि हमें कैसे ज़्यादा प्राप्तियां होंगी, कितना खर्च होगा, खर्च का अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण, उस साल में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण की क्या वजहें रही कि हमें किस तरह से जो प्राप्तियां थी वो कम प्राप्त हुई, या फिर अगर ज़्यादा सरप्लस हुआ है, अधिशेष हुआ है, तो क्यों हुआ है। इसके अलावा आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति की बात। इसके अलावा जो टैक्सेशन है, कराधान है, उसके प्रस्ताव और नई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत किया जाना इस बजट में शामिल होगा जरूरी रूप से। इसके बाद जो अवयव हैं, इसके बाद जो नीतियां हैं, परियोजनाएं हैं, वो आपको दिखाई देंगी। तो बजट कैसे पेश होता है, संसद में कितने चरणों में आता है, आपको दिखाई देगा। संसद में इसके बेसिक 6 चरण है। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद बजट पर आम चर्चा होती है, फिर विभाग अलग अलग हैं, उनकी समितियों द्वारा इस पर जांच की जाती है। कितनी मांग है, अनुदान की जो मांग की गई है मंत्रालयों के द्वारा, उस पर मतदान होगा। मतदान के बाद फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और फिर एक वित्त विधेयक पारित किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है इससे जुड़ी हुई। अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसकी भी अगर बात करें तो आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट के निर्माण से संबंधित है। कौन? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग। और जब हम आजाद हुए थे तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? साल 1947 में। अब आते हैं इस बार की बजट की मुख्य उपलब्धियों पर। तो इस बार के बजट में जो नई बात है वो है नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, यानी कि एक तरीके की नई व्यवस्था भी इसमें ऐड की गई थी। तो हमने इस व्यवस्था पर भी एक अलग से एपिसोड किया था कि कौन सी व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद होगी, यानी कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था। अभी भी आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, ये विकल्प मौजूद है। तो पूंजी निवेश परिव्यय में या फिर खर्च में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। तो पूंजी निवेश कैसे निवेश हैं? जहां पर पूंजीगत संपत्तियों में निवेश किया जाएगा, जिससे जो संसाधन है, जो एसेट हैं, वो बढ़ेंगी। तो बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की बात की गई है। इसके अलावा रेलवे में देखेंगे तो पूंजी परिव्यय बढ़ाकर अब तक का सबसे ज्यादा कर दिया गया है, 2.40 लाख करोड़ रुपए। कहां पर? पूंजी परिव्यय है ये, ठीक है।
याद रखिएगा इस बात को। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, यानी इस बार के बजट को पहला अमृतकाल का बजट कहा गया है। तो अमृतकाल के लिए कुछ विजन है, जैसे पहला है युवा वर्ग के लिए, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए। दूसरा, रोजगार सृजन में वृद्धि कैसे करेंगे, यानी हम रोजगार कैसे और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कैसे हम एक स्थिर मजबूत आर्थिक वातावरण का निर्माण कर सकेंगे, ये बेसिक बातें हैं। इसमें सप्तर्षि की बात है, सप्तऋषि के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं का चयन किया गया है। कौन कौन सी है? पहला है समावेशी विकास, यहाँ पर दिया हुआ है अमृतकाल, इसकी 7 प्राथमिकताएं जिनको सप्तऋषि कहा गया है। पहला है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा युवा शक्ति, चौथा है वित्तीय क्षेत्र, उसके अलावा पांचवा हरित विकास, छठा क्षमता उभारना या कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेसिटी को सामने लाना, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट यानी अवसंरचना और निवेश। उपलब्धियां क्या क्या हैं समावेशी विकास के अंतर्गत? पहला, पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए का जो नकदी अंतरण है वो किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पीएमएसबीवाई में देखेंगे और पीएमजेजेवाई के तहत देखेंगे तो 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर है। 43.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड के टीके, उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। ये एक उपलब्धियां हैं, लेकिन टारगेट भी तो है हमारे पास अगले साल के लिए। तो क्या है? शिक्षा और कौशल के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना, पंचायत और वार्ड स्तरों पर जो लाइब्रेरी है उसको खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो जाकर के पढ़ सके, पंचायत के स्तर पर ही उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा सबका साथ सबका विकास यानी समावेशी विकास के अंतर्गत हेल्थ की बात है। हेल्थ में क्या करेंगे? 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन शुरू करना है। आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना है। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू करना है। यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन। अगर इसकी बात बजट में की गई है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिकल सेल एनीमिया को जाकर के अलग से पढ़ लीजिएगा। इस पर भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर इसको मिशन मोड में शुरू करने की बात है तो इस बीमारी से भी कोई भी सवाल बन सकता है, उसके बारे में हमें अलग से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात आती है, अंतिम छोर तक पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे? तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में जहां सूखा संभावित क्षेत्र है वहां पर सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता। इसके अलावा 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कौन सा स्कूल? एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, ये भी चर्चा में है। अगला, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना। ठीक है, तो भारत श्री की स्थापना किससे संबंधित हो गई? प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं हमारे पास, हस्तलिखित जो पुराने साक्ष्य है, पुराने ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत का आधार मानी जाती हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? डिजिटलाइज करेंगे, ताकि अगर वो कभी नष्ट हो जाएं तो हमारे पास वो रिकॉर्ड में बने रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर के क्या है? पहला है पूंजीगत निवेश परिव्यय को बढ़ाने की बात है, हमने शुरू में चर्चा की। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना के लिए कहा गया है। इसके अलावा रेलवे के लिए हमने बात कर ली 2.4 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा पूंजीगत परिव्यय। इसके अलावा पोर्ट, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी और इसके लिए 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं और यूआईडीएफ उसकी स्थापना के लिए टियर 1 और टियर 2 शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। हरित विकास, एक शब्द हमने पीछे पढ़ा था, हरित विकास कैसे करेंगे इसे? इसके लिए हरित ऋण कार्यक्रम यानी संभरणीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इसमें आपको दिखाई देगा पीएम प्रणाम स्कीम। तो पीएम प्रणाम स्कीम क्या है? हरित विकास से संबंधित है, यानी राज्यों और यूटीज को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि कैसे हम ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा से ज़्यादा
केमिकल मुक्त हों और ऐसी तकनीकों से बनाए गए हों जो सामान्य रूप से एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। इसके अलावा संभरणीय पारितंत्र का विकास यानी तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए एक मिशन की शुरुआत। अगर हम वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड के इस्तेमाल के लिए अमृत धरोहर का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वेटलैंड्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमियों के बारे में हमने पढ़ा है, रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने पढ़ा है। अन्य पहले क्या है, किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि सोलर पैनल्स को भी आप इसमें जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल के जरिए बैटरियों को चार्ज किया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए फंड किया जाएगा। यहाँ पर 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी कि जो वेस्ट है, वेस्ट से कैसे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएं। तो साइक्लिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन स्कीम के तहत इसे स्थापित किया जाएगा। कौन सी स्कीम? गोबर्धन स्कीम। ये सभी हरित विकास के अंतर्गत आएंगी। अब युवा शक्ति की बात है, युवाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम है। अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण कहा गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यानी कि ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले हम देख रहे थे कि ऐसे जो पाठ्यक्रम मौजूद हैं, चाहे वो ITI में हो या किसी और क्षेत्र में हो, पॉलिटेक्निक में हो, क्या वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, बहुत सारी चीज़ें आज के समय में बदल चुकी हैं। तो इस पर ध्यान दिया गया है, इसके लिए 4.0 जो कौशल विकास योजना है वो आएगी। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है, यानी डिमांड आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, यानी कौशल हम वो देंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है। इसके अलावा MSME सहित जो नियोक्ता हैं उनके साथ जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना, ताकि लोग जुड़ पाएँ, इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर सारी चीज़ें मौजूद हों। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा, 50 चुने हुए स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित करेंगे, यानी 50 ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाएगा जहां पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हों। इसके अलावा राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। अब वित्तीय क्षेत्र की बात करें कि फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से बात की गई है। पहला है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, ताकि जो ऋण देने की व्यवस्था है वो और बेहतर हो सके, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है, वित्तीय समावेशन की बात आती है, लोग उससे जुड़ सकें और फंड भी आसानी से मिल सके और उसकी जो रीपेमेंट है वो भी अच्छे तरह से हो सके। महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 साल की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक योजना है बचत योजना के नाम से, जहां पर अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से इन्होंने 30 लाख कर दिया है। यहाँ देखेंगे तो केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना, कंपनी एक्ट के तहत जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसमें तेजी लाई जाएगी। MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम और कुछ अन्य पहले यहाँ पर की गई हैं। आप चाहें इनको लिख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसलिए वीडियो में ज़्यादातर कोशिश ये है कि आपके सामने स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं वो बनी रहें, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। अब प्रत्यक्ष कर को लेकर के किस तरह के प्रस्ताव हैं। पहला, MSME और पेशेवरों के लिए, तो सूक्ष्म उद्यम और पेशेवरों के लिए जो कराधान की सीमा है उसको 3 करोड़ और 75 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। सहकारिता के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियां हैं उससे जुड़ी हुई नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉरपोरेट से जुड़े हुए कर के लाभ दिए जाएंगे। स्टार्टअप को देखें तो इसमें जो आयकर से जुड़े हुए लाभ हैं उन्हें पाने के लिए जो तारीख है उसको बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। इसके अलावा आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा में जो है 10 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। अग्निवीरों के लिए भी बात है। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स से छूट दे दी गई है। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बदलाव है। पहला, समुद्री उत्पाद के लिए श्रीम फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए एक मुख्य इनपुट शुल्क में कमी की गई है। तो जो लैब में निर्मित हीरे हैं उनके निर्माण से जुड़े हुए जो भी
कंपोनेंट होंगे तो उन पर जो सीमा शुल्क है उसको घटाएंगे। बहुमूल्य धातुओं के लिए जैसे सोना और प्लेटिनम से बने हुए सामान है उनका जो सीमा शुल्क है उसको बढ़ाया जाएगा। चांदी से निर्मित जो डोरे हैं, बार और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। याद रखना है, सोने, चांदी और प्लेटिनम से जुड़ा हुआ जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाए जाने की बात की गई है। रबड़ की बात करें तो सम्मिश्रित जो रबड़ है उस पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। इसका एक असर आपको दिख सकता है कि एक तो घरेलू इंडस्ट्री में डेवलपमेंट बढ़ सकता है जो निर्माण है। दूसरा, जो टायर्स वगैरह आते हैं रबड़ से जुड़े हुए उत्पाद, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। सिगरेट की बात करें तो सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की गई है। अब सबसे जरूरी 2 पॉइंट, पहली बात फंड कहां से आएगा और कहां खर्चना है, क्योंकि हम इतनी देर से इन योजनाओं की बात कर रहे हैं, ये सभी योजनाएं पैसे पर ही चलेंगी। तो इसमें रुपए को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें 1 रुपए के हिसाब से उसको अलग अलग परसेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर आपको पता चलेगा कि कितने फीसद जो पैसा है वो कहां से आने वाला है। तो रुपया कहां से आता है, पहला आप देखेंगे तो 34% ऋण और अन्य देयताओं से आता है। दूसरा आपको यहां दिखाई देगा इनकम टैक्स 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर से 15%, जीएसटी की बात करेंगे और अन्य टैक्सेस की बात करेंगे तो 17%। उसके अलावा सीमा शुल्क से देखेंगे तो 4%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2% और कर रहित प्राप्तियां 6%। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो प्राप्तियां हैं वो कहां से हुई हैं, तो ऋण और अन्य देयताओं से 34% पहले नंबर पर। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जीएसटी से, जीएसटी और अन्य तरह के जो कर हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स और जो निगम कर हैं कॉर्पोरेट टैक्स, उनसे 15% का यहाँ पर प्राप्तियां मौजूद हैं। अब रुपए कहाँ खर्चना है ये समझें। पहला तो जो हमने लोन ले रखे हैं अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, उनको ब्याज का भुगतान करेंगे, 20% यहाँ चला जाएगा। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9% चला जाएगा, सब्सिडीज में 7%, डिफेंस में हम 8% खर्चने वाले हैं। ठीक है, टोटल इसका पेंशन में 4% खर्च होगा, अन्य खर्चों में 8%, करों और शुल्कों में जो राज्यों की हिस्सेदारी है, टैक्सेस में जो प्राप्तियां होती है राज्यों को भी दिया जाएगा, तो 18% वहां चला जाएगा। वित्त आयोग के द्वारा जो अन्य ट्रांसफर किए जाने हैं 9% यहाँ जाएगा और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% यहाँ खर्च हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, पहला तो ब्याज के भुगतान में देश का जो सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है इस साल के बजट में वो दिखाई देगा आपको। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वहां पर खर्च होगा, पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वहां पर 17% खर्चने वाले हैं हम। सबसे कम खर्च की बात करें तो पेंशन में दिख रहा है कि सबसे कम खर्च यहाँ किया जाएगा। तो अब ये आज आप लोगों का टास्क है कि आपको विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं बजट से संबंधित उनको एनालाइज करना है। और हमने आज यहाँ पर जिन चीज़ों की चर्चा की है इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जो भी जरूरी तथ्य हैं। इससे जुड़ा हुआ अगर आप कोई और जानकारी, कोई और अपडेट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में कुछ अन्य नए महत्वपूर्ण विषयों के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।